मैं जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच यू ऑल्सो मैंशन कि हम जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं तो मतलब आई एम इन द फ्रीलांसर कैटेगरी, लाइक आई एम इन द कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे, जो हमको भी मतलब टैक्स वगैरह प्लानिंग करना पड़ता है, एंड बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, या तो बहुत सारे चीज़ें होती जो हमें पता नहीं होती है। तो ऐसे क्या हैक्स है जो मेरे जैसे फ्रीलांसर्स है जो यूज़ कर सकते हैं वाइल फाइलिंग देयर इनकम टैक्सेस? श्योर कुशल। और पहले मैं एक हेडलाइन नंबर देना चाहूँगा। मैंने ऐसे हेडलाइन नंबर, जो फ्रीलांसर है, काफ़ी सारे फ्रीलांसर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पर उसके पहले बता दूँ, फॉर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर 25-26 में मान लीजिए आपकी सैलरी है, आपकी सॉरी टोटल इनकम है, सैलरी तो नहीं, बिकॉज आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी बीइंग अ फ्रीलांसर और अ प्रोफेशनल, ठीक है। अगर 24 लाख तक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इंटरेस्टिंग। मैं बोल रहा हूँ 24 लाख, आप बोलोगे नीतीश 12 लाख है, मैं बोल रहा हूँ 24 लाख तक नहीं है, एंड लेट मी एक्सप्लेन वाई, ठीक है। एंड नॉट अ लूप होल, दिस इज अ क्लियर कट टैक्स प्लानिंग अवेलेबल विथ अस इन इनकम टैक्स, और इसका सेक्शन नंबर है 44 ADA। शायद मैं पहली या दूसरी बार इस सेक्शन नंबर यूज कर रहा हूँ बिकॉज इधर जरूरत है। तो 44 ADA ये सेक्शन बोलता है कुशल कि अगर इफ यू आर अ प्रोफेशनल एंड अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, और मैं रीड करूंगा बिकॉज ये स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, मुझे कोई गलत नहीं होना है, ठीक है। इसमें अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर है, टेक्निकल कंसल्टेंट हो, इंजीनियर हो, अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चर, और सम ऑफ द अदर प्रोफेशनल हु आर एसोसिएटेड इन अ फिल्म लाइन विच इज कैमरामैन, सिंगर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले, एक्टर, एक्ट्रेस, आप ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, और आपकी टोटल जो आपने इनकम कोई फिनेंशियल ईयर में है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 25-26 में मान लीजिए 75 लाख तक है, तो आप सीधा 50% कंसीडर करो उसको और उसके ऊपर टैक्स भरो। आई रिपीट, 75 लाख तक है, एक सिंपल कंडीशन 75 लाख में कि आपका 95% एंड अबाव मनी शुड बी थ्रू बैंकिंग चैनल, विच इज आई थिंक वेरी मच, अब तो पानीपुरी वाला भी जीपे से लेता है, ठीक है। तो 95% एंड ओवर, एंड उसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 75 लाख, तो जस्ट टू कंडीशन, यू शुड बी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जो मैंने अभी मेंशन किया, और आपकी इनकम 75 लाख तक है। इनकम मतलब ये टोटल रेवेन्यू बोल रहे हो? टोटल फीस मतलब रेवेन्यूज, बेसिकली ये खर्चा माइनस करके नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो इसको कुशल बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, विच मीन्स लेट्स से यू आर अ फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ अ टेक्निकल कंसल्टेंट, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एडवाइजरी देते हो, बिजनेस कंसल्टेंसी देते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। और या कोई आर्किटेक्ट है मेरा क्लाइंट, बराबर है, उसका टोटल फीस उसने जो लिया वो है 75 लाख रुपीस। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, आपने 75 लाख तक का आपका ये साल में इनकम है, ठीक है, फीस लिया, इनकम मतलब टोटल ग्रॉस, ठीक है। तो आप कुछ बड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करिए आप, बिकॉज आपने ये डिलीवर करने के लिए आपने स्टाफ रखा होगा, आपके पास लैपटॉप है, आपने सॉफ्टवेयर परचेस किया, आपने एक्सपेंस तो किया है, ऐसा तो नहीं आपने इंटर्न रखा होगा या शायद एम्प्लॉय भी रखा होगा। ये सबका कुछ मगजमारी मत करिए, आप करिए, खर्चा करिए, सीधा 50% ले लीजिए आप, और उसके ऊपर टैक्स स्लैब रेट में भर दीजिए। सो लेट्स अज्यूम यू आर हैविंग अ इनकम ऑफ 24 लाख फॉर द नेक्स्ट ईयर, 24 लाख, और यू आर अ पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। मैं वापस बोल रहा हूँ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, बिकॉज अगर इसमें नहीं आते हो तो ये आपके लिए नहीं है। इसमें कंटेंट क्रिएटर्स आ सकते हैं क्या? कंटेंट क्रिएटर का है ना, थोड़ा ग्रे एरिया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर टेक्निकल कंसल्टेंट के अंदर आप फॉल हो रहे हो तो आप आ सकते हो, वरना इंटीरियर डेकोरेटर, लीगल, ये सब में आप फॉल नहीं हो रहे हो। मे बी आई डोंट नो, एक्टर वगैरह उसमें तो नहीं आएंगे, बट कुछ उसमें फ्रीलांसर में आ सकते हैं ना कंटेंट क्रिएटर। सो मैं वही बोल रहा हूँ, आप टेक्निकल कंसल्टेंसी वो उसके अंदर आपकी वो आपका जो प्रोफेशन कर पाओ, बिकॉज सी कंटेंट क्रिएटर में भी काफ़ी सारे अलग अलग वेरियस चीज़ें हैं, राइट। तो अगर इसमें कर पाते हो तो आ जाएगा, दैट्स व्हाट। तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अभी वो क्लैरिफाइड नहीं है इनकम टैक्स राइट में। टेक्निकल कंसल्टेंट का डेफिनेशन भी ऐसे क्लियरिफाई नहीं है। ये भी मैं जो आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ टेक्निकल कंसल्टेंट का, जो TDS कटता है 194J में प्रोफेशनल का और टेक्निकल कंसल्टेंट का, उसमें से बोल रहा हूँ कि इसमें बिजनेस कंसल्टेंसी आ गई, या आपका कोई नीश एरिया है, आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर जो फॉल होता है। बाकी सब तो काफ़ी वेल डिफाइन है। लीगल समझ में क्या आ गया आपको, वो लॉयर हो गया, डॉक्टर तो मतलब आपका मेडिकल आ गया, आर्किटेक्ट हो गया, अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंटिंग रिलेटेड फील्ड वाले आ गए, इंजीनियरिंग आ गए। तो वो एक टेक्निकल कंसल्टेंट के अंदर काफ़ी सारे फ्रीलांसर फॉल हो सकते हैं, पर वो चेक करना पड़ेगा आपको कि आप यू फिट इन टू दैट रोल और नॉट। सो इफ़ यू आर अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, 75 लाख में बोल रहा था, 24 लाख वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं वापस आपको। 24 लाख अगर टोटल आपका फीस रिसीव हुआ है आपकी ये प्रोफेशन से, तो आपका 50% कितना हो गया, 12 लाख, और 12 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो जीरो टैक्स। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दैट कि 24 लाख की आपकी इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगेन अ सिंपल केवियट, बिकॉज
मुझे नहीं चाहिए कि कोई ग्रे एरिया में फंस जाए और कुछ पेनल्टी आ जाए। अगर आपको लग रहा है आपने कुछ एक्सपेंस किया ही नहीं है तो फिर आप 50% में मत जाइए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 50% आपको फ्लैट दे रहे हैं बिकॉज आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, तो देयर शुड बी सम एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक्सपेंस ही नहीं किया 24 लाख के साथ, पर एक्सपेंस होगा ही कुछ। आप लैपटॉप यूज़ करेंगे, आप सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे, यू विल ट्रैवल, बिजनेस डेवलपमेंट खर्चा होगा, ठीक है, आप मीटिंग करेंगे, तो खर्चा तो हो रहा है। बट वो खर्चा समझ लीजिए सिर्फ 2-5% ही है, देन डोंट गो फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि फंस सकते हो। स्क्रूटिनी आई तो आपको पूछे कि भाई खर्चा किया है कि नहीं, फिर कोई आर्ग्यू करेगा यार मैं अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं कर रहा हूँ, पर आपको बेसिक तो पता ही है ना कि आपके बैंक में दिख रहा है कि आपके 24 लाख है, सामने आपने 2 लाख का ही खर्चा किया है शायद, या 1 लाख का ही खर्चा किया है। सो मोर और लेस आप खर्चा कर रहे हो, गो फॉर दिस सेक्शन, एंड 50% इज डायरेक्टली considered as your income and not the total what you have received. That's the beauty of this section 44ADA. नहीं, but then 24 लाख पे अगर 2 लाख का खर्चा है, then तो it makes more sense for me to opt for this because my tax liability will get reduced, right? Because इसमें वो main benefit तो वही है ना कि वो assume करते हैं कि हमारे expenses 50% हो गए, which is why I'm paying tax on the 50%, right? Right. So मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 50% एग्जिट हो, बिकॉज आप बुक्स एंड अकाउंट्स को आपको मेंटेन करना नहीं, आपको सिंपल सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या, आपको पता है कितना इनकम आया और मोर और लेस आपको आइडिया है परसेंटेज ऑफ इनकम, तो इश्यू नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये क्लेरिफाई भी क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन दिस पॉडकास्ट, बिकॉज काफ़ी लोग है ना कुछ खर्चा होता ही नहीं है, फिर भी वो बोलेंगे मैं 50% दिखाऊंगा। तो इफ देर इज ए स्क्रूटिनी, असेसिंग ऑफिसर से कि बॉस आपने तो कुछ खर्चा किया ही नहीं है, तो आपको मैं 50% में क्यों डालूँ। बट एंड मुझे ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं मिला कि जिसका कोई खर्चा ही नहीं होता है। इवन इफ यू आर अर्निंग, आप रेंट लोगे, कुछ तो करोगे, आप कोई और खर्चे नहीं दिखा सकते डायरेक्टली, सिंपल। तो दिस इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर समवन, सिंप्लीफाई रखने के लिए, ओके, कि आप कुछ मेंटेन मत करो, 50% इनकम मुझे टैक्स के ओर से अदा कर दो, मतलब उसके ऊपर आप टैक्स स्लैब में कैलकुलेट करो। तो मतलब मान लीजिए कुशल किसी का 50 लाख अगर है टोटल इनकम, टोटल रिवेन्यू और टोटल रिसीट्स, तो 25 लाख इसका हो गया आपका टैक्सेबल इनकम, और 25 लाख के ऊपर स्लैब से देना है। तो ये नया स्लैब देखो तो सिर्फ 1 लाख ही स्लैब 30% के ऊपर आएगा। करेक्ट, यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इट्स क्वाइट बेनिफिशियल, सो वन मस्ट एक्सप्लोर दिस। और 75 लाख के ऊपर अगर है इसका ग्रॉस, तो फिर आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके। और दूसरा, अगर आपका रिवेन्यू आप कैश में आपको आ रहा है तो आपका ये लिमिट हो जाता है 50 लाख। अच्छा, तो अगर 95% आपको बैंकिंग चैनल से लेना है, इन शॉर्ट 95 से कम बैंकिंग चैनल से ले रहे हो तो ये लिमिट हो जाएगा 50 लाख का। तो 50 लाख के ऊपर ये सेक्शन नहीं यूज कर सकते। बट आई एज्यूम दैट कि मोस्ट और लेस पीपल आर रिसीविंग थ्रू बैंकिंग चैनल, तो सबके लिए 75 लाख और दिस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, 2 थिंग्स टू रिमेंबर। गॉट इट। एंड फिर ये 44ADA था ये वाला, ADA एक और होता है ना कुछ 44AD करके भी एक कोई सेक्शन है, वो किसके लिए? वो बिजनेस ओनर के लिए है। बिजनेस ओनर में कैसा है, वो बोल रहा है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बराबर, कोई भी बिजनेस, एक आध दो छोड़ के, जैसे एजेंसी बिजनेस हो गया, कमीशन बिजनेस हो गया, उसके सिवा कोई भी बिजनेस होने दो, यू जस्ट नेम इट, ओके, किराना स्टोर हो गया या उसका कोई और चीज हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको सिर्फ 8% ऑफ टोटल टर्नओवर वो प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। मतलब किसी का समझ लीजिए 1 करोड़ का उसको रिवेन्यू आया है या उसको सेल किया है, कोई समझो ये कप बेच रहा है, 1 लाख के उसने कप्स बेचे या ये कोई भी चीज़ें बेची, इन शॉर्ट, राइट, तो उसको 8% और 6%, 6 एंड 8 दो स्लैब है। 6% अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से आ रहा है, समझ लीजिए 1 करोड़ का कोई बिजनेस कर रहा है कप बेचने का, उसने 10 लाख कैश में बेचे और 90 लाख बैंकिंग चैनल के थ्रू बेचे, तो 10 लाख के ऊपर 8% कंसिडर्ड एज प्रॉफिट, 90 लाख पे 6% इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। नो अदर एक्सपेंसेस टू शो बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको क्या बोल रहा है, बिजनेस करो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाओ और सिर्फ आपको रिवेन्यू का जो परसेंटेज है, ठीक है, इसमें परसेंटेज डिफाइन है, उसमें 50% डिफाइंड है, इसमें 6 एंड 8% डिफाइंड है, जहां पे आई एम सेलिंग सम गुड्स एंड ऑल दैट थिंग, राइट। तो 6% और 8% इज कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट। मतलब समझ लीजिए किसी का 1 करोड़ का टर्नओवर है, उसका उसने मान लीजिए पूरा कैश में दिया एग्जाम्पल के लिए, तो उसका प्रॉफिट सिर्फ बना जाएगा 8 लाख, विच इज लेस देन 12 लाख, नो टैक्स। सो 1 करोड़ ऑफ ग्रॉस सेल्स ही विल नॉट पे एनी टैक्स। अगेन द केवेट इज दैट आपको लग रहा है कि आपके खर्चे तो इतने हैं ही नहीं, तो आप 12, 15, 20% भी प्रॉफिट दिखा सकते हो। 8% एंड 6% इज द लोएस्ट, दैट इज माई आर्ग्यूमेंट। एंड इसमें टर्नओवर की भी लिमिट होगी ना? इसमें शायद 3 करोड़ का लिमिट है। अच्छा, वी कैन चेक, या ओके, इसमें शायद 3 करोड़ का लिमिट है।
कि up to that you will consider and you fall into the presumptive taxation. Got it. Very, very interesting. There's one more tax saving strategy where people gift someone during marriage, during weddings. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.